नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 53वां चैप्टर है। इसमें हम 1753 सी से 1757 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड ब्रिटिश साम्राज्य के कंपनी राज के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बसोदा रियासत 1753 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में गंज बसोदा थी। अहसान अल्लाह खान यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद अयूब अली खान फिरोज जंग अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपाधि मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बसोदा रियासत के बाद मोहम्मदगढ़ रियासत और भारतगढ़ राज आया। बसोदा राज की स्थापना कुरवई राज के पश्तून संस्थापक मोहम्मद दिलेर खान के पुत्र मोहम्मद अहसान अल्लाह खान ने की थी। वे ग्वालियर राज के एक जागीरदार राज्य थे। 1817 सी से 1822 सी के दौरान वे ग्वालियर राज के कब्जे में थे। 1822 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज बन गए। 1842 सी में मोहम्मदगढ़ राज को बसोदा राज से अलग कर दिया गया था। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारतगढ़ राज्य में सम्मिलित हुए। राधनपुर रियासत 1753 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में राधनपुर थी। जवान मर्द खान द्वितीय यहां के पहले राजा थे और मुर्तजा खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपाधि मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। राधनपुर रियासत के पहले बड़ौदा रियासत आया था। राधनपुर रियासत के बाद भारतगढ़ राज आया। शासक पश्तून थे जो जूनागढ़ राज्य के बाबी राजवंश और बालासिनोर राज्य के साथ संयुक्त वंश साझा करते थे। युद्ध में उनके आत्मसमर्पण के बाद मराठा साम्राज्य द्वारा राज्य प्रदान किया गया था। 1813 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारतगढ़ राज्य में सम्मिलित हुए। सरीला रियासत 1755 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में सरीला थी। अमन सिंह यहां के पहले राजा थे और महिपाल सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपाधि मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सरीला रियासत के पहले जैतपुर रियासत आया था। सरीला रियासत के बाद भारतगढ़ राज आया। जैतपुर राज्य के शासक पहाड़ सिंह के 1755 सी में सरीला को अपने पुत्र अमन सिंह को दिया गया, जहां उन्होंने सरीला राज्य की स्थापना की। 1807 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारतगढ़ राज्य में सम्मिलित हुए। नाभा रियासत 1755 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी पंजाब में नाभा थी। हमीर सिंह यहां के पहले राजा थे और प्रताप सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपाधि मूल के निवासी थे और सिख धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। नाभा रियासत के पहले मुगल साम्राज्य और सिख मिस्ल फुल्कियां मिस्ल आए थे। नाभा रियासत के बाद भारतगढ़ राज आया। नाभा राज्य के संस्थापक शासक हमीर सिंह तिलोका के परपोते थे। तिलोका फुल्किया मिस्ल के चौधरी फूल सिद्धू के बेटे थे। चौधरी फूल सिद्धू के वंशजों ने पटियाला राज्य और जिंद राज्य की स्थापना करी थी। 1809 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारतगढ़ राज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण नाभा में 1871 सी से 1911 सी का नाभा किला। अलीपुरा रियासत 1757 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में अलीपुरा थी। अचल सिंह यहां के पहले राजा थे और रघुराज सिंह जूदेव अंतिम राजा थे।
यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अलीपुरा रियासत के पहले पन्ना रियासत आया था। अलीपुरा रियासत के बाद भात गणराज आया। 1757 सी में पन्ना राज के राजा अमन सिंह ने अलीपुरा को अपने सेनापति राव मुकुंद सिंह को दान कर दिया। राव मुकुंद सिंह के पुत्र अचल सिंह ने अलीपुरा राज की स्थापना की। 1808 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भात गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण अलीपुरा में 10वीं शताब्दी सी का अलीपुरा पैलेस। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज 1757 सी से 1858 सी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहते थे, थी। रॉबर्ट क्लाइव यहां के पहले जनरल थे और चार्ल्स कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहां के गवर्नर जनरल यूरोपीय मूल के निवासी थे, ईसाई धर्म को मानते थे और अंग्रेजी, फारसी और उर्दू उनकी भाषा थी। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के पहले ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य, कन्नूर साम्राज्य, रक्सेल राजवंश, कैलिकट साम्राज्य, कछारी साम्राज्य, नूरपुर रियासत, चोटा राजवंश, अहोम साम्राज्य, गुलेर रियासत, सिबा रियासत, कुल्लू रियासत, संबलपुर रियासत, जयंतिया साम्राज्य, पुर्तगाली भारत, अरक्कल साम्राज्य, दातारपुर रियासत, खोड़दा साम्राज्य, कूर्ग साम्राज्य, कित्तूर रियासत, रामनाथ साम्राज्य, डच भारत, दिनाजपुर राज, तंजौर मराठा साम्राज्य, कर्नूल रियासत, कर्नाटक सल्तनत, रोहिलखंड साम्राज्य, शिवगंगा साम्राज्य, जैतपुर रियासत, जालौन रियासत, नागपुर साम्राज्य, अनुगुल रियासत, थानेसर रियासत, सूरत रियासत, अवध रियासत, तालपुर राजवंश, कोलाबा रियासत, मीरपुर खास रियासत, सतारा रियासत, बल्लूनाड साम्राज्य, पालक्कड़ साम्राज्य, तनूर साम्राज्य, कुंभल साम्राज्य, कोटैम साम्राज्य और बंगाल सूबा आए थे। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के बाद लोहारू रियासत, कामधिया रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज आए थे। भारत में कंपनी शासन भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन या प्रभुत्व को संदर्भित करता है, जो प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 सी में शुरू हुआ, जब बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्लासी की लड़ाई तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में डच और यूरेशियन भाड़े के सैनिकों की एक छोटी सेना को बनाए रखा था। 1757 सी में बंगाल सिपाहियों की पहली स्थानीय रूप से भर्ती इकाई लाल पंटन बटालियन के रूप में बनाई गई थी, जो बाद में बंगाल सेना बन गई, जिसे 1895 सी में भारतीय सेना में मिला दिया गया था। 1760 सी में वांडीवाश की लड़ाई में उन्होंने फ्रांसीसी भारत को हराया और तमिलनाडु में चेटपट, तिरुवन्नामलई, तिंडीवनम और पेरुमुक्कल पर कब्जा कर लिया। बक्सर की लड़ाई। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने मीर जफर को बंगाल सूबा का नवाब के रूप में स्थापित किया। मीर जफर अपनी रक्षा तथा पद हेतु ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज पर निर्भर था। मीर जफर शासन संभाल नहीं सका। सेना के खर्च, जमींदारों की बगावतों से स्थिति बिगड़ती रही और लगान वसूली में गिरावट आ गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के कर्मचारी दस्तक का जमकर दुरुपयोग करने लगे थे। वो इसे कुछ रुपयों के लिए बेच देते थे। इससे चुंगी बिक्री कर की आमद जाती रही और बंगाल सूबे का खजाना खाली होता रहा। उसी काल में मीर जाफर का बेटा मीरन मर गया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज को अवसर मिल गया और उसने मीर कासिम, जो मीर जफर का दामाद था, को बंगाल सूबा का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ 1760 में एक संधि करी, जिसमें मीर कासिम ने 5 लाख रुपए तथा वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले भी कंपनी को दे दिए। इस घटना को
1760 की क्रांति कहते हैं। मीर कासिम ने रिक्त राजकोष, बागी सेना, विद्रोही जमींदार जैसे विकट समस्याओं का हल निकाल लिया। उसने दस्तक पारपत्र के दुरुपयोग को रोकने हेतु चुंगी ही हटा दी। 1763 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने इसे अपने विशेषाधिकार का हनन माना और युद्ध आरंभ कर दिया, जिसे बक्सर की लड़ाई कहते हैं। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश के आदेश के तहत 22 या 23 अक्टूबर 1764 पर बिहार के बक्सर में लड़ी गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और उनके साथ रोहेलखंड साम्राज्य, दुर्रानी साम्राज्य की सेना भी थी। मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के साथ मुगल साम्राज्य के बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध रियासत के नवाब शुजा-उद-दौला और बनारस रियासत के राजा बलवंत सिंह थे। युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज की निर्णायक जीत हुई और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। इस संधि के परिणाम में ये थे: इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र अवध रियासत के नवाब शुजा-उद-दौला को वापस कर दिया गया। मुगल साम्राज्य के बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में कंपनी के संरक्षण में रहने का आदेश दिया। मुगल साम्राज्य के बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। बंगाल सूबे का नवाब मीर कासिम ने सब कुछ खो दिया और वह भाग खड़ा हुआ। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक बन गए और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले राज्यपाल बने। 1765 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी या राजस्व एकत्र करने का अधिकार बंगाल और बिहार में प्रदान किया। 1769 ईस्वी से 1770 ईस्वी के दौरान फसल की विफलता और चेचक की महामारी के परिणाम स्वरूप 1769 का बंगाल अकाल पड़ा। बंगाल में 70 लाख से 1 करोड़ या 33% लोग मारे गए। 1771 ईस्वी में उन्होंने मैसूर साम्राज्य के हैदर अली की मराठा साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में मदद नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ जो अनिर्णायक था। 1773 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के काम का पर्यवेक्षण और विनियमन कर सकती थी। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया और बंगाल के नियंत्रण में मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को शामिल कर लिया। इसने भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। 1773 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में राजधानी की स्थापना की। इसके पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया, जो सीधे भारत पर शासन करने में शामिल हो गए। 1774 ईस्वी में प्रथम रोहिल्ला युद्ध में उन्होंने अवध राज्य के राजा शुजा-उद-दौला को अफगान हाईलैंडर्स को भगाने में मदद की और रोहिलखंड के राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में रामपुर राज्य का निर्माण हुआ। 1775 ईस्वी में उन्होंने मराठा साम्राज्य के पेशवा परिवार के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जहां मराठा साम्राज्य की जीत हुई और युद्ध का समापन सालबाई की संधि के साथ हुआ। 1780 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत और डच भारत के साथ उनके संघर्ष के कारण दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जहां मैसूर साम्राज्य के हैदर अली ने जीत हासिल की, लेकिन बाद में यथास्थिति बनाए रखी गई। 1784 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता है, पारित किया। इस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को निजी कंपनी का प्रभावी नियंत्रण दिया। 1790 ईस्वी में उनके मित्र त्रावणकोर साम्राज्य पर मैसूर साम्राज्य के टीपू सुल्तान द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जहां मैसूर साम्राज्य के टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा खो दिया और अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
युद्ध के लिए ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने हैदराबाद राज्य और मराठा साम्राज्य की तटस्थता को युद्ध के बाद मैसूर साम्राज्य के विजित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों की पेशकश करके खरीदा। 1799 ईस्वी में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में उन्होंने टीपू सुल्तान को मार डाला और मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर राज्य और इंदौर राज्य की लड़ाई में मराठा साम्राज्य ने ग्वालियर राज्य का साथ दिया, जिसमें वे हार गए। मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज से मदद मांगी और बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने के इस कदम से ग्वालियर राज्य के शिंदे और नागपुर राज्य के भोसले नाराज हो गए, जो इसे मराठा स्वाभिमान का अपमान मानते थे। उन्होंने 1803 सी से 1805 सी के दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में लड़ाई लड़ी, लेकिन दोनों हार गए। इंदौर राज्य के होलकर देर से युद्ध में शामिल हुए और अंततः वह भी हार गए। 1806 ईस्वी में वेल्लोर विद्रोह के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर पहला हिंसक विद्रोह हुआ। दक्षिण भारतीय शहर वेल्लोर में हुआ विद्रोह पूरे एक दिन तक चला, जिसके दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया। अरकोट से बुलाई गई घुड़सवार सेना और तोपखाने द्वारा विद्रोह को काबू में कर लिया गया। 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज की महत्वाकांक्षी विस्तार योजना ने नेपाल साम्राज्य के साथ एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ गढ़वाल साम्राज्य, पटियाला राज्य और सिक्किम साम्राज्य शामिल थे। 1814 ईस्वी में उन्होंने गोरखा साम्राज्य के साथ एंग्लो नेपाली युद्ध लड़ा, जिसमें कुछ नेपाली नियंत्रित क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। 1814 सी से 1816 सी के एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज और नेपाल साम्राज्य के बीच 4 मार्च 1816 सी को सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल और भारत के बीच सीमा रेखा की स्थापना हुई। 1817 सी में उन्होंने पिंडारी डाकू गिरोह के खिलाफ अभियान के दौरान मराठा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। पिंडारी डाकू भाड़े के आतंकवादी लोग थे जो मुगल साम्राज्य के समाप्ति पर डाकू बनकर लूटपाट करते थे। नागपुर राज्य के भोसले और इंदौर राज्य के होलकर अंग्रेजों के खिलाफ उठे, लेकिन ग्वालियर राज्य के सिंधिया तटस्थ रहे और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा। इस युद्ध में कोल्हापुर राज्य और सतारा राज्य को छोड़कर मराठा साम्राज्य ने अपना सारा क्षेत्र खो दिया। 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के पतन के बाद नाना साहेब मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के उन्हें पेंशन देने से इनकार कर कहा कि वह इसके हकदार नहीं है, इसलिए वह उनसे नाखुश थे। 10 मई 1857 ईस्वी के मेरठ शहर के गैरीसन में सिपाही विद्रोह के तुरंत बाद मराठा साम्राज्य के नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब के एक करीबी दोस्त और जनरल तात्या टोपे की छापामार रणनीति ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया और परिणाम स्वरूप तात्या टोपे की सेना द्वारा कानपुर की घेराबंदी कर दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य की सेना कंपनी राज ने 16 जुलाई को कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे भाग गए और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा 1859 ईस्वी में गिरफ्तार कर मार दिया गया था। 1824 ईस्वी में डच गणराज्य के साथ एंग्लो डच संधि के परिणाम स्वरूप 1825 ईस्वी में उन्हें डच भारत द्वारा शासित सभी क्षेत्र मिले जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। 1829 में बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829 को लाया गया। इसके द्वारा रियासतों को छोड़कर पूरे भारत में सती प्रथा को अवैध किया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व राम मोहन रॉय ने किया था। 1988 सी में इसे सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 द्वारा बदल दिया गया था। 1832 सी में रेड हिल रेलवे देश की पहली ट्रेन रेड हिल्स से मद्रास या चेन्नई में चिंता द्रिपेट पुल तक चली। 1833 सी में संपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था और अधिकारी को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाने लगा। 1833 सी में ब्रिटिश संसद ने 1833 का चार्टर अधिनियम,
जिसे भारत सरकार अधिनियम 1833 भी कहते हैं, अधिनियमित किया, जिसे आमतौर पर सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में जाना जाता है, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को और 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया और इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर दिया और इसे ब्रिटिश भारतीय संपत्ति के लिए एक प्रशासनिक निकाय बनाया गया। 1834 में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति पेश की, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की आधिपत्य के तहत भारतीय रियासत में यदि शासक या तो स्पष्ट रूप से अक्षम हो या एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर जाए, तब उस रियासत का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा और उसका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। 1836 में सभी सौंपे गए और विजित प्रांतों को मिला दिया गया और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस या उत्तर पश्चिमी प्रांत की स्थापना की गई और बाद में 1858 में अवध राज को भी इसमें मिला दिया गया। यह क्षेत्र अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य है। 1837 में भारतीय डाकघर की स्थापना की गई थी। 1843 में भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 को दास्ता को प्रतिबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को 1952 में संशोधित किया गया था। 1845 में जब सिख साम्राज्य की सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के आदेश के खिलाफ सतलुज नदी को पार किया, तब पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा जम्मू और कश्मीर को जीतकर अपने राज्य में विलय कर लिया। पहला एंग्लो सिख युद्ध की हार के कारण अपमान ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के खिलाफ विद्रोही बलों ने 1848 से 1849 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध का नेतृत्व किया। 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने जींद कौर प्रथम शासक रणजीत सिंह की विधवा और अंतिम शासक 10 वर्षीय दिलीप सिंह की मां और रीजेंट को कैद कर लिया। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को लाहौर की संधि में संशोधन करने वाले एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए दिलीप को कोहिनूर और संप्रभुता के सभी दावों को त्यागने की आवश्यकता थी। इस प्रकार कोहिनूर हीरा ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया और युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हुआ और पंजाब का विलय हुआ, जो बाद में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस प्रांत बन गया। आज कोहिनूर हीरा यूनाइटेड किंगडम में टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में सार्वजनिक प्रदर्शनी पर रखा हुआ है। 1849 में सिख साम्राज्य के आधिकारिक पतन के बाद सिख साम्राज्य के अवशेष धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सेना महाराजा भगवान सिंह और जत्थेदार प्रहलाद सिंह ने स्थानीय सिखों को अपने हथियार आत्मसमर्पण नहीं करने के लिए लामबंद किया और सिख साम्राज्य के पुनरुद्धार की घोषणा की और तीसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा। युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज की जीत हुई। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन और थाने के बीच चली। 1856 में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया गया। 1854 में गंगा नदी और यमुना नदी के बीच दोआब क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए गंगा नहर का निर्माण पूरा हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक पैदल सेना का सिपाही था जो ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में कार्यरत था। वह एक भरी हुई बंदूक से लैस था। उसने उस दिन दिखे पहले यूरोपीयों को गोली मारने की धमकी दी। उसने अन्य सैनिकों को भी उत्तेजित रूप से बुलाया और कहा, बाहर आओ, यूरोपीय यहां हैं। इन कारतूसों को मुंह से लगाने से हम नास्तिक बन जाएंगे। उसी समय लेफ्टिनेंट हेनरी बाग वहां पहुंचे। तभी मंगल पांडे ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना को 1857 के विद्रोह के दौरान एक अंग्रेज पर चलाई गई पहली बंदूक की गोली के रूप में जाना जाता है। मंगल पांडे सभी साथियों को खुले विद्रोह में उकसाने में विफल रहा। उसने अपनी बंदूक से ही खुद को गोली मार ली, लेकिन वह सिर्फ घायल ही हुआ, जिसके तत्पश्चात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को मौत की सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी पर लटका दिया गया।
1857 सी का भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह मेरठ शहर के गैरिसन में नई एनफील्ड P53 राइफलों को शामिल किया गया था। इन राइफलों के कारतूस पहले की बंदूकों के कारतूस की तुलना में अधिक तंग थे और ये कागज के साथ बने हुए थे, जिन पर चिकनाई के लिए चर्बी लगाई गई थी। राइफल को लोड करने के लिए सिपाहियों को कारतूस को मुंह से खोलकर उसमें से पाउडर को निकालना पड़ता था। इन कारतूसों पर इस्तेमाल किए जाने वाली चर्बी में गौमांस या सुअर का मांस होने की अफवाह फैलती है, क्योंकि गौमांस हिंदुओं के लिए अपमानजनक था और सुअर का मांस मुसलमानों के लिए। इस अफवाह ने विद्रोह का रूप ले लिया। विद्रोह 10 मई 1857 को कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद यह अन्य विद्रोहों और नागरिक विद्रोहों में फूट पड़ा, मुख्यतः ऊपरी गंगा के मैदानी और मध्य भारत। हालांकि विद्रोह की घटनाएं उत्तर और पूर्व में हुई। विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया और केवल 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही समाप्त हुआ। 1 नवंबर 1858 सी को अंग्रेजों ने उन सभी विद्रोहियों को माफी दे दी जो हत्या में शामिल नहीं थे। मेरठ में विद्रोह के फैलने के बाद विद्रोही बहुत जल्दी दिल्ली पहुंचे और 81 वर्षीय मुगल साम्राज्य के शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। जल्द ही उन्होंने उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध के बड़े इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। सुदृढ़ीकरण की मदद से ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने 1858 सी तक विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया। 1857 सी में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 के भारतीय विद्रोह में शामिल होने की साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया और अंग्रेजों ने उन्हें ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा के रंगून शहर में निर्वासित कर दिया। अंग्रेजों ने 2 प्रशासनिक प्रणालियों के साथ भारत पर शासन किया। ब्रिटिश प्रांत, जिसमें कि 60% क्षेत्र थे और जिसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे प्रशासित किया जाता था। रियासतें, जिनका क्षेत्रफल 40% था, वे क्षेत्र जहां देसी शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संधि संबंध स्थापित किए थे। यह प्रणाली जागीरदार राज या सामंती राज के समान थी। स्वतंत्रता के समय 584 रियासतें थी। उनके शासनकाल के दौरान प्रमुख निर्माण: चेन्नई में 1639 सी का फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता में 1780 सी की राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता में 1847 सी की सेंट पॉल कैथेड्रल। उनके शासनकाल के दौरान स्थापित प्रमुख संगठन: कलकत्ता में 1784 सी की एशियाटिक सोसाइटी, भारत की पुरानी पांडुलिपियों को इकट्ठा करने और संचित करने के लिए। वाराणसी में 1791 सी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसे बनारस संस्कृत कॉलेज भी कहते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए जो देश के प्रशासन के लिए उपयोगी होंगे। पुणे में 1821 सी का डेक्कन कॉलेज, स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, जिसको पूना संस्कृत कॉलेज भी कहते हैं। कोलकाता में 1824 सी का कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, कोलकाता में 1836 सी की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत के भीतर उत्पादित मुद्रित सामग्री को एकत्रित करने, प्रसारित करने और संचित करने के लिए। कोलकाता में 1855 सी का दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जिसे रानी रश्मोनी द्वारा निर्मित किया गया था। 1857 सी में मुंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की। इंदौर में 1870 सी का दिल्ली कॉलेज। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।